बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। सऊदी अरब और एटमी ताकत पाकिस्तान के माबैन रियाद में जामे दिफाई माहिदा तय पा गया, जबकि दोनों ममालिक ने रियाद में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। यकीनी तौर पर यह अहम माहिदा और इसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यह माहिदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इसके साथ साथ इंतजाम को भी बढ़ाने का मकसद रखता है। अब इसकी शिकों की बात की जाए तो शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी हमला दोनों ममालिक पर ही हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी आला ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि यह माहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल भी नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन तवीलुल मुद्दती ताउन का आगाज़ है। और सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस माहिदे के हवाले से यह कहा कि यह सऊदीया और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। यह बड़ा यकीनी तौर पर अहम उनका रिमार्क है ये। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का तारीखी दौरा मुकम्मल करके अब बरतानिया रवाना हो गए हैं। उन्होंने सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सऊदी सरमाकारी और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां भी है। और दूसरी जानिब भारत की जानिब से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे का रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया गया है। और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि भारतीय हुकूमत अपनी कौमी सलामती के साथ साथ खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस माहिदे के असरात का फिलहाल जायजा लेगी। जबकि साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन माहिदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए यकीनी तौर पर यह एक सरप्राइज था। अब सियासी मामलात की बात की जाए तो बानी PTI ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिख दिया है। यह खत अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के R&I ब्रांच में जमा कराया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि इंसाफ के दरवाजे मेरे और उनकी अहलिया पर बंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 772 दिन हो गए हैं कैद तन्हाई में मुझे और मेरा कमरा एक पिंजरा बना दिया गया। खत में यह भी कहा कि बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर को मुआयने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब यही वो शिकायत हैं, यही वो गिले हैं जो इससे पहले भी बानी PTI करते रहे हैं। अब अलीमा खान ने इस हवाले से यह भी बताया कि चीफ जस्टिस से इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस लगाने की इस्तदा की है। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट बेंच के सामने हमारे पार्लियामेंटेरियंस के केसेस ज़ेरे इल्तवा थे। अदालत से कहा है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम अदालत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो इंसाफ की फराहमी का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से हमें करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में आज PTI के 14 रहनुमाओं का इश्तिहार जारी किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने मुल्जिमान का यह इश्तिहार भी जारी किया और इस पर 18 अक्टूबर को उनकी जानिब से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी के मामले पर भी SOPs जारी किए गए हैं। यह भी एक अहम डेवलपमेंट है। और नाज़रीन, PTI को कानूनी और सियासी चैलेंजेस जो दरपेश हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला KP अली इमन गंडापुर ने कहा था कि PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं और पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई थी, ये भी आपको याद होगा। अब मुल्क में सैलाब के बाइस हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार है और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब पंजाब के बाद जब सिंध में सैलाब ने रुख किया है तो सिंध में सैलाब मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से बढ़ चुकी है। महकमा इन्हार की जानिब से दरिया सतलुज का पानी चनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ भी दी गई है और सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खदशा जो कि ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का खदशा है, उसका भी वक्तन फवक्तन इजहार किया जा रहा है। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है, हम इस पर भी हुकूमत से पूछेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ अगर एक बात कर ली जाए रिवायती हरीफ भारत की, तो दुबई में हमने देखा कि जो एशिया कप जारी है 2025, उसके दौरान गुज़श्ता रोज हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई और यह साबित फिर हुआ कि भारत खेलों में भी अपनी मुतासिबाना सोच को परवान चढ़ा रहा है और यकीनी तौर पर यह एक सोची समझी साजिश भी लग रही है। पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौम की उम्मीदों पर अब पूरा उतर पाएगी, यह भी एक अहम सवाल है। यह भी हम अपने मेहमानों के सामने रखें। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ नाज़रीन आपसे कराता चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। नून रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमा अली बुखारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे।
तो सबसे पहले हुकूमती मौक़िफ़ हम लेते चलें। राना साहब, तमाम मेहमानों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा। सवाल का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, जो तारीखी माहिदा हुआ यकीनी तौर पर सिफारती कामयाबी के तौर पर इसको देखा तो जा रहा है, लेकिन हुकूमत के नज़दीक इसकी अहमियत क्या है? और ख़ास तौर पर अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान की अहमियत कितनी आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और इस खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है वो ना सिर्फ मुस्तहकम हुआ है बल्कि आगे आने वाले दिनों में आपको मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अपनी दफा को स्ट्रेंथन करें और कभी भी एग्रेशन की तरफ ना जाएं। लेकिन इस खित्ते के अंदर जिस तरह के मामला अब बनते जा रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा कि इंडिया ने एग्रेशन की पाकिस्तान के ऊपर और एक मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया गया और उससे पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है वो दुनिया भर में उसका जो लोहा है वो माना गया। तो अभी आपने देखा कि इसी तरह ईरान के हवाले से, ईरान इजराइल के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक ईरान अमेरिका के तल्लुकात के अंदर भी सालसी का किरदार अदा किया। और अभी जो आप इजराइल की तरफ से जारियत देख रहे हैं, वहां भी पाकिस्तान जो है इस खित्ते में डिफेंस के लिहाज से एक जितने भी जीसीसी ममालिक हैं उधर अपना बड़ा एक कलीदी रोल अदा कर सकता है और कर रहा है। और ये जो SMDA जो है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया के साथ किया गया है, ये हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ना सिर्फ उसका एक एपिटोम है, उसका एक पीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मजीद आगे दो मुल्कों के अंदर इनके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी और जो दफा है पाकिस्तान का वो डबल स्ट्रेंथन हो गया। और वो कैसे हुआ है कि अब अगर कोई पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एग्रेशन करता है कोई मुल्क, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा बल्कि ये सऊदी अरेबिया पे भी हमला समझा जाएगा और वाइस वर्सा। इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया पे कोई मुल्क जो है वो एग्रेशन करता है या उस पर हमला करता है तो ये हमला दोनों मुल्कों के ऊपर तस्वर किया जाएगा। उसके अलावा जो इसके अंदर एक बुनियादी एज ए मुस्लिम एक जो फख्र की बात है कि हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है उसके अंदर हम हिस्सेदार बन चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी बल्कि एक बड़ा ये फख्र का लम्हा है कि हमें ये जिम्मेदारी जो है उसके अंदर हम शरीक हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस जो SMDA है, जो हमारी ये जो मुआहदा हुआ है, इससे ना सिर्फ ये एक डिफेंस की तरफ रहेगा जहां डिफेंस के ऊपर कोऑपरेशन और एक दूसरे की प्रोटेक्शन तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन उसके साथ ये मजीद जो इन्वेस्टमेंट है, सऊदी इन्वेस्टमेंट, उसकी राह भी हमवार करेगा पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। और अब ये वक्त है कि उस इन्वेस्टमेंट को, उस इंटरेस्ट को हम रियलाइज कराना शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि ये और ये भी मुमकिन है कि ये मुआहदा इन दो ममालिक के बीच में ना रहे और ये मजीद GCC ममालिक तक भी बढ़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके लिए बिल्कुल इसको आप कामयाबी करार दे रहे हैं और बड़ा अहम आपने अभी जो एक खबर भी दी है कि मुआहिदा बढ़ने का भी काम है, इम्कान जाहिर किया है आपकी जानिब से और इस पर हम यकीनी तौर पर बात भी करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी जानिब आना है, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, एक तो टाइमिंग इसकी, क्योंकि हमने देखा कि इसराइल और भारत का गठजोड़ भी माजी में, और हमने यकीनी तौर पर माजी करीब में शिकस्त भी दी है और उस शिकस्त के जो सन्नाटे आप कह रहे हैं, जिया जन्नातेदार जो थप्पड़ हमने जड़ा, उसकी जो गूंज है पूरी दुनिया में सुनाई भी दे रही है। किस तरह इसकी अहमियत को देखते हैं आप? मेरे ख्याल में तो ये इस्लामिक वर्ल्ड की जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है और इसी तरीके से देखा जा रहा। अभी आप भारतीय मीडिया देखें, वेस्टर्न मीडिया, दिस वाज द न्यूज ऑफ द डे, उस पर काफी एनालिसिस हो रहा है। लेकिन अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आई थिंक जो पिछले 4 महीने में मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं कहूंगा कि इनकी बेवकूफियों की वजह से, बिकॉज जो 2 गुंडे हैं, एक नेतन्याहू और मोदी, एक वेस्ट एशिया में है और एक साउथ एशिया में, और अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड का जो हार्टलैंड देखें तो इन दोनों के दरमियान बेसिकली सैंडविच है और एक नया न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की गई। पहले भारत ने किया पाकिस्तान के साथ, ईरान को भी अटैक किया गया बीच में, फिर कतर को। आप देखेंगे ये सब के साथ और एक सीक्वेंस है और उसमें एक नॉट शामिल थी। आई वुड से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिपोक्रेसी जो है अपनी जगह, बट आई एम श्योर दे वाज अ टेस्टेड नॉट इवन कतर पे हमले। तो फिर आई थिंक मेरी शिफ्ट आई थी वो थी 10 मई को, बिन अल मरसूस का, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया और मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए और
It basically appeared as Pakistan appeared as a new peer competitor and stabilizer in the region despite being asymmetrically comparatively lesser power than India. तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया गया पूरे वेस्ट एशिया में। उन दिनों वी वर इन टर्की और वो कह रहे थे जी ये फोर्ट्रेस है, जनरल फोर्ट्रेस इस्लाम का पाकिस्तान में। तो ये आई थिंक मेजर शिफ्ट आई है। फिर जब कतर पे हमला होता है तो सारी चीजें लिंक हो गई। इस्लामिक वर्ल्ड को भी दे वांट टू अंडरमाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ के आप ऑयल प्रोड्यूसिंग है, आप डेमोक्रेसी है, आप ऑटोक्रेसी है, आप अरब है, अजम है, तो आपको एक ही आग से लाठी से हाँका जाएगा। और मेरे ख्याल में उस पर एक मेजर आई थिंक डिसीजन हुआ जो बड़ा खुश आइंद है। तो ये जो आई थिंक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, चूंकि इसमें बायलैटरल है इन द सेंस कि एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला तस्वीर किया, ये भारत में वो डिस्कस भी हो रहा है तो वहाँ पे बड़ी चुभन है। बल्कि मोदी की बर्थडे पे आई थिंक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है इस्लामिक वर्ल्ड ने उनको, यानी सरप्राइज गिफ्ट हमने दिया उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज है। और दोनों को, नेतन्याहू को आप देखें किस तरीके से इवन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे थे, मार्को रूबियो यकजहती का इजहार करने गए, लेकिन अगले दिन ही फिर आई थिंक सारा पासा पलट दिया गया। तो उसकी जरूरत भी है। बाकी इसकी जो आई थिंक 5-6 बड़ी जो इसकी जहतें होगी वो बड़ा जरूरी है डिस्कस होना कि इसकी शक्ल क्या होगी। और एक्सपेंशन की बिल्कुल बात हो रही है। कल हम लोग एक सऊदी चैनल पे भी थे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेस किया कि इसकी नौयत क्या होगी, इसकी शक्ल क्या होगी, और 2 गुंडों का आपने बात किया। इस पर मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन मुझे अभी जाना है अली बुखारी साहब की जानिब जो जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली बुखारी साहब, आपको भी वार्म वेलकम। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर इस माहिदे को किस तरह से देखती है, क्योंकि हुकूमत इसको अपनी सिफारती कामयाबी यकीनी तौर पर करा दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए जी, 2 चीजें हैं। नंबर 1 ये कि एज फार एज सऊदी अरब इज कंसर्न, तो सऊदी अरब के साथ हमारी मजहबी रूहानी बहुत ज्यादा एफिलिएशन है। वहाँ अल्लाह का घर है, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, हमारी तो वहां से दिली मोहब्बत है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और आज से नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, 1400 साल से चली आ रही है। और आफ्टर हमारे पाकिस्तान बनने के बाद या अरब से सऊदी अरब बनने के बाद, इवन एंड अदरवाइज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखे जाएंगे तो 1947 के बाद हमारा उनके साथ हमेशा से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दिया। एज फार एज दिस एग्रीमेंट इज कंसर्न, देखिए हमारा एक पार्टी का स्टांस है, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, वो ये है कि अनटिल एंड अनलेस हम इसके पूरे, क्योंकि ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको पता है कि जब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी है, ये नहीं हो सकता कि ये छुपी रह जाए या इसके सारे कॉन्टेंट्स ना आए। तो उसके ऊपर हम प्रॉपर ऑफिशियली एक स्टेटमेंट अपनी देंगे और उसको सारा पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद अवाम के सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम है, 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंटेशन होती है। और सर चलिए अब तक की सूरत हाल की बात की जाए, जो डिटेल सामने आई इस पे, यानी अगर एक मुल्क पे हमला होता है, सर सवाल सुनने में सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर एक मुल्क पे हमला होता है यानी पाकिस्तान पे हमला होता है तो तसव्वुर किया जाएगा कि वो सऊदी अरब के पे भी हमला पाकिस्तान के साथ, तो ये तो यकीनी तौर पर एक अच्छा माहिदा हुआ ना जो अब तक की डिटेल सामने। देखिए ना, ये बिल्कुल ये मुआहदा बिल्कुल अच्छी मुआहदा है ये, अगर इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ के आपको बता सकता हूँ ना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किसका हमला, कहाँ से हमला, किसके ऊपर बात की जा रही है, किसकी नहीं की जा रही है, हमारे ऊपर इंडिया हमला करेगा तो क्या आएगा। मतलब ये खाली प्रोज एंड कॉन्स खाली बैठ के बात करने की नहीं होती ना, ये एक 2 मुल्कों के दरमियान ट्रीटी है। यानी हमें इंतजार करना पड़ेगा, इसके ऊपर लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2-3 चीजें कोट करता हूं। देखिए, आपको ये सारी चीजें आज के हालात के मुताबिक देखनी पड़ेंगी। कुछ माह कबल इंडिया ने हम पे अटैक किया और उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया वो आपके सामने। इससे कबल 2019 में जब इंडिया ने अटैक किया और उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस टाइम कहा था हम जवाब देंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, हम देंगे, और जवाब दिया गया। उसके बाद इस दफा जब इंडिया ने अटैक किया तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने जेल में से कहा कि सारी कौम मोदी के खिलाफ अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाए। उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक हुआ, देन उसके बाद वापस हुआ। यूक्रेन वॉर चल रही है और इस टाइम आप देख लें कि जो आज मैं देख रहा था फीचर्स के, जो रशिया जिस चीजों का क्लेम कर रहा था, जिस सूबे का कर रहा था या सिटी से कर रहा था, उसमें से 90% तो उसने ऑक्यूपाई की हुई है, कर ली है। देन उसके बाद अभी जो कतर के ऊपर जो हुआ अटैक, दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। और कतर के ऊपर जो अटैक हुआ है, आपको पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बेस सिस्टम जो है वो कतर में मौजूद है और सबसे बड़ा अलायंस जो है वो कतर है अमेरिका का। इवन एंड अदरवाइज ये चीज होगी तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। ऑन द अदर साइड, आप जिस दिन कतर पे अटैक हुआ आपने देखा होगा। बिल्कुल सर, पॉइंट तो आपका ये ना कि इंतजार करना पड़ेगा, पूरा मायदे की डिटेल सामने आएंगी, फिर आपका रद्द अमल सामने आएगा। मैं थोड़ा सा मेरी अर्ज सुन लें। नेतन्याहू ने उस दिन स्पीच की और उस दिन उसने पाकिस्तान का 2 दफा नाम लिया जी।
नीतन जो ने जिस दिन कतर पे अटैक हुआ। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उसके बाद हमारे फॉरेन ऑफिस से, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसको कोई रिबटल नहीं दिया गया। और थोड़ा सा हम लोगों को जरूर ऐसा पाकिस्तानी इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है आपसे, आपके पास मैं वापस भी आऊंगा। राना साहब, आपने एक तो मुझे ये भी बताएगा जो एक नुक्ता रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कि एक तो डिटेल्स कब तक सामने आ जाएंगी ये भी बताइए, और दूसरा जवाब क्यों नहीं दिया इसराइल के वजीर आजम को? मेरे ख्याल से ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब है, ना सिर्फ पूरे खित्ते को है बल्कि पूरी दुनिया को है। और मैं समझता हूं कि पीटीआई जो है वो उसको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की खुशी है। ये जो मैं समझता हूं कि इसमें जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रोल है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का मेजर रोल है, वहां पूरी कौम की जो एक नेक तमन्नाएं हैं इस मुल्क के लिए, उसका भी असर है कि ये मुआहदा हुआ और पाकिस्तान को एक सेंटर स्टेज पे लाया गया। और देखें, इस मुआहदे का आप कंपैरिजन अगर कर सकते हैं तो नेटो से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की शिक होना कि हमला जो है दोनों मुल्कों पे तस्वर किया जाएगा अगर कोई एक मुल्क पे भी हमला हो, ये बड़ी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कोई वीक स्टेटमेंट नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड अनलाइक एनी अदर बायलैटरल डिफेंस ट्रीटी जो दुनिया में हुई हो, तो ये एक यूनिक जो है वो चीज रकम की जा रही है दुनिया की तारीख में, जहां जो है एक हम समझते हैं मल्टीपोलर हम वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो एक हेजेमनी थी एक मुल्क की वो हमें डिप्लीट होती नजर आ रही है। तो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान हमेशा, जिस तरह मैंने कहा, एक पीस लविंग कंट्री है, वहां एज अ पीस मेकर पाकिस्तान का रोल, और एज यकीनी तौर पर दुनिया इसके शाहिद भी है। राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि डिटेल्स इसकी कब तक सामने आ जाएंगी? देखिए, ऑब्वियसली जो ये मुआहदा क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, वो दोनों ममालिक इसकी डिटेल्स अब निकालेंगे, तो वी शुड वेट फॉर इट। लेकिन इट इज अ वेरी गुड आउटकम। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, और मैं समझता हूं कि ओवरऑल इस खित्ते के अंदर एक मैसिव चेंज है। और अगर आपने इसकी फतह का आपने मेजर निकालना है, तो आप आज जो इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कांग्रेस है, जो इल्जामात वो मोदी हुकूमत पे जो तनकीद कर रही है, आप उससे लगा लें कि इसकी तकलीफ जो है वो कितनी ज्यादा महसूस की जा रही है हमारे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, और ये तकलीफ उनको महसूस होनी भी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इससे पहले जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने ये पॉइंट रखा था कि जो खित्ते के जो दो बदमाश हैं, एक तो ये मुझे ये बताएगा कि इस मुआहदे से क्या उनकी बदमाशी कम होगी, और खास तौर पर इन बदमाशों को जो सपोर्ट करते थे लोग, डकैतों पे नाम नहीं है वो, उनका इसमें क्या किरदार होगा? और तीसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने देखा कि नेटो का इत्तेहाद है, फिर यूरोपीय यूनियन है, क्या इस्लामी इत्तेहाद भी फिर ऐसे अमल में लाया जा सकता है? इसमें इसमें आने से पहले मैं थोड़ा सा जो पीटीआई के डाउट्स हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना तो बड़ा जरूरी है। ऑल्दो आई अवॉइड बल्कि ये मेरे साथ हो चुका है कि इंडियन मीडिया पे गोस्वामी के प्रोग्राम में मेरी सबसे बड़ी कंफ्रंटेशन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ होती है। मतलब टाइम एट पीएचडी रिसर्च एनालिसिस इनके लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने मिसाल लेनी है कि कंपेयर करें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी 2018 से 22 तक देख लें कितना आइसोलेट हुआ और उसके बाद किधर पहुंची, तो एक तो ये बड़ा क्लियर है, सऊदी अरेबिया के साथ बड़ा सीरियस डेंट हुआ था बिकॉज ऑफ पार्टी की जो आई वुड से एक नई सी पॉलिसी थी। दूसरा जो है, जब भारत ने अटैक किया था, आज ये बड़ा कह रहे हैं कि फलाना अंबानी साहब ने ये कर दिया, ये तो इंतजार में थे, दे वर वेटिंग कि खुदा न खासा अंडरमाइन ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री और फिर ये इंकलाब आ जाएगा। तो ये सारी चीजें नोटेड है, इनके बयान सबके बड़े क्लियर है। अभी भी BLA हो, TTP हो, इनको सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे है। अफगान रीसेटलमेंट जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने घरों को वापस जाए, उसके अगेंस्ट है। तो मेरे ख्याल में तो ये आई थिंक पार्टी शुड रिकंसिडर कि इनका स्टांस क्या है। जो 5-6 चीजें सामने आई हैं वो बड़ी क्लियर है। बाकी देखें जो ट्रीटी है ये इसकी कुछ हिडन क्लॉजेस भी होती हैं जो कभी बाहर नहीं आएंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज जब ये बात की जाती है कि एक मुल्क पे अटैक दूसरे पे सबूत किया जाएगा, तो इट्स जस्ट लाइक नेटो आर्टिकल 5, तो इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मेन इसके आई थिंक 3-4 चीजें देखने की कि आगे होगा क्या। इसमें मेरी जो असेसमेंट है, और बल्कि सऊदी की भी डिस्कशन भी हो रही थी, एक तो शायद एक जॉइंट रैपिड रिस्पांस फोर्स तैयार होगी जो और उसमें आप देखें पाकिस्तान की रीच कहाँ पे जाएगी। मतलब बे ऑफ बंगाल से लेके नाउ यू आर टचिंग मेडिटेरेनियन सी, अगर सऊदी अरेबिया में बेसिंग होती है
और दोनों मुल्क मिल के लक्ष्य अपनी ब्रिगेडियर साहब, अगर ये हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो 2 बदमाशों का हमने जिक्र किया, उनकी बदमाशी किस हद तक कम होगी इससे, और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो देखें। अभी आज इंडिया का जो भी फॉर्मल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी का वो करेंगे, हाल करेंगे, वी लुक आफ्टर इन, दे आर आल्सो कंसर्न, बिकॉज उन्होंने तो हमला किया है पाकिस्तान पे। दूसरा, साथ ही उनका हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया से, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मोदी साहब ने बड़े जाके जूते चाटे हैं अरब ममालिक के भी, उनका डायस्पोरा भी बड़े डॉलर भेजता है। लेकिन आज आई थिंक इस पूरा जो नैरेटिव था भारत को उसको शिकस्त हुई है, तो उधर बड़ा आराम आया। दूसरा, इवन एससीओ में जब भारत मिलते तरले करके गया तो वहां पे एक चीज की बात हुई है कि एससीओ मेंबर्स शुड नॉट बी फाइटिंग। नेतन्याहू को बड़ा क्लियर जवाब मिल गया है आई थिंक इन द अरब वर्ल्ड। और आप देखें जब एक्सपैंड करते हैं इसमें, मोस्ट प्रॉब्ली जीसीसी विल कम अप, इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हो रही है, इसके अंदर जॉइंट ट्रेनिंग है। फिर कल सऊदी ब्रिगेडियर थे एक प्रोग्राम में मेरे साथ, वो कहते जी कि वी आर लुकिंग एट हाई टेक जो सिस्टम है पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, मिलिट्री प्रोग्रेस, कि वो कैसे हमें हेल्प कर सकती है। तो ये शुरुआत है, आई वुड से कि इसको वेलकम करना चाहिए। बाकी डीलिंग डैलिंग चलती रहेगी। मतलब अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यकीनी तौर पर जो मुसलमान ममालिक हैं और हम भी इसको वेलकम तो करेंगे, लेकिन खसूसी तौर पर मेरा सवाल था अमेरिका से मुतालिक, उसका इस पे किरदार क्या हो सकता है, रद्दअमल क्या हो सकता है? जी देखिए, अमेरिका के लिए तो बड़ा एम्बैरेसिंग था जब उनके अपने एक बड़े अच्छे दोस्त, जहाँ पे बेस है सबसे बड़ा उनका, उनको अटैक किया गया। तो आई सेड इट मीडिया पे जी कि अपनी अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया गया। तो अरब ममालिक इतने बच्चे तो नहीं है कि अभी वो जस्ट कीप वेटिंग जी ठीक है अगली दफा फिर हमला हो जाएगा और एक नया नॉर्मल सेट हो जाए। तो अमेरिकन आई थिंक मफादात को, अमेरिकन प्रेस्टीज को बहुत बड़ा धचका भी लगा है। सऊदी अरेबिया चूजिंग पाकिस्तान, और ये साथ ठीक है, अमेरिका के साथ भी उनका रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी के मामला में पाकिस्तान इमर्जिंग एज ए लीडिंग प्लेयर इन द रीजन, मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से चीजें चल, इसके इकोनॉमिक पहलू हैं, इसके अंदर मिलिट्री के हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस हैं, साइबर सिक्योरिटी, बेशुमार चीजें, और अल्टीमेटली न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। और सऊदी अरेबिया ने जो रिसेप्शन की है जिस तरीके से हमारे डेलीगेशन की, आई थिंक वो दैट इज फिनोमिनल, और वो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर हमले की भी बात कर दी आपने, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, हिफायती ज़िकार। और नाज़रीन, ब्रेक हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो दीगर 2 मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद होंगे और हम पाकिस्तान के सियासी मामलों पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बात करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने एक बार फिर से आज खत लिखा है जनाब चीफ जस्टिस को, और वही उनका मुतालबा और वही उनके गिले थे जो पहले दिन से गिले सामने आ रहे हैं। तो राना एहसान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि गिले आप सर क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं मुतालबात जो सामने रख रहे हैं कि जी मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर डॉक्टर्स तक रसाई नहीं है। तो सर क्यों, क्या मसला है? अगर ये मिल जाते हैं, सारे मुलाकातें हो जाती हैं इनकी और डॉक्टर तक रसाई दे दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो खान साहब को बिल्कुल ठीक ट्रीट किया जा रहा है और उनको सारी वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो बी क्लास जेल में मिलती हैं। उनके खाने के चॉइस की, न्यूज की एक्सेस की, हर लिहाज से उनका जो सेल भी है वो 2 सेल के ऊपर मुनस्सर है। तो ऐसी कोई मिस ट्रीटमेंट नहीं हो रही। मुलाकातें भी खान साहब की जारी है और कोई उसमें कदगन या कोई रुकावट नहीं है। ये जरूर लोगों को कंफ्यूजन है और पीटीआई ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती है। देखिए, खान साहब की कोशिश है कि वो जेल से बैठे अपनी जो जमात है उसको चलाएं और सियासत करें, और वो ऐसी भी हिदायत दें कि भाई आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर ये करें, बजट जो है वो ना पास करें जब तक मुझे ना दिखाया जाए। तो देखिए, ये कंफ्यूजन लोगों को नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। खान साहब सजा काट रहे हैं करप्शन के ऊपर 14 साल की, और कोई भी हुकूमत एक जेल में कैदी को इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती है कि वो जो है सियासत करे, पार्टी को चलाए। अब इनको चाहिए कि पार्टी के फैसले जो है वो और कोई लोग करें, लेकिन अगर ये वो समझते हैं कि हुकूमत या रियासत जो है, नाना साहब, क्या माजी करीब में अगर बात करी जाए, जब नवाज शरीफ साहब पाबंदी से लासिल थे या वो फिर लंदन में थे, तो क्या पार्टी के फैसले उनकी जगह पर कोई और करता था, जो आप मशवरा दे रहे हैं कि कोई और पार्टी चला ले? देखिए, पहली बात तो ये मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि जेल में बैठा कैदी जो है वो सियासत नहीं कर सकता, और ना कोई हुकूमत उसको फैसिलिटेट करेगी, कोई रेड कारपेट बिछाएगी या उसको जो है इस चीज के लिए अकोमोडेट किया जाएगा। अब जो आपका सवाल है कि मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बिल्कुल पार्टी के फैसले वो नहीं कर रहे थे और ना वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे जेल में बैठे हुए।
पार्टी की सदारत उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास थी, और जब शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे तो पार्टी के फैसले जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन सर हमने देखा कि कन्विक्टेड वो थे जब वो इलाज के गर्ज से गए थे लंदन, और वहां पे हमारे यहाँ पे पीएम मुलाकातें उनसे करने गए थे, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, क्योंकि वो लंदन में थे और वो वहां उनसे मुलाकात कर सकते थे। ये फैसला भी उस वक्त की हुकूमत का था, उस वक्त की अदालतों का था, तो ये देखिए, ये तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थे ना उस वक्त। अगर होते तो हुकूमत बिल्कुल उस चीज की इजाजत ना देते। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया, जेल में। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अली बुखारी साहब, जिस तरह राना एहसान साहब फरमा रहे हैं कि जो गिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बानी पीटीआई के, वो तमाम गिले नाजायज़ है, मुलाकातें भी आपकी हो रही हैं, तमाम सहूलियात भी आपको मिल रही हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार खत लिखने की? और अगर आप खत लिखते भी हैं तो अगर सुनवाई नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा खत लिखने का? देखिए यार, दो चीज़ें। नंबर वन ये कि पहली बात तो ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में एक शेड्यूल तय हुआ, और शेड्यूल तय होने के बाद मुलाकात होती थी, केस ट्रायल होते थे, उसमें कौंसल्स जाते थे, फैमिली जाती थी, पॉलिटिकल लोग जाते थे। उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट माशाल्लाह से आ गई, उसके बाद जो है पैराशूट से नए जजेस लाए गए, फुल कोर्ट बेंच बना, और फुल कोर्ट बेंच ने वही चीज दोबारा एक्नॉलेज की। और इस दफा जो अभी ट्यूसडे गुजरा है, आज थर्सडे है, ट्यूसडे को मेरा नाम उन 6 बंदों में मौजूद था, और जब मैं वहां जेल पे गया तो मुझे रोक लिया गया, और एक बंदा अंदर गया, 5 बंदों को रोक लिया गया, फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। यार, आप नेल्सन मंडेला रूल्स 1991, आप सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, आप जेल मैनुअल अपना जो है उसको तो एग्जीक्यूट कर देना, इंप्लीमेंट कर दें। और मैंने आके बताया था जब 19 अगस्त को मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से कि जी अखबार बंद है, तो उनके पास लाइट बंद है, उनको बुक्स नहीं दी गई, आइसोलेशन में है वो, उनके पास किसी किस्म की कोई जो है वो मीडिया एक्सेस नहीं है, टेलीविजन वगैरह भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। और उनकी वाइफ से जो आपके लॉ के मुताबिक जो 2 मुलाकातें होनी होती हैं वीकली, वो नहीं हुई उनके, 4 हफ्तों से बच्चों से बात नहीं हुई। तो इस सारे के बावजूद जो है हम लोग फिर भी लॉ के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जानते हुए कि किस तरह जुडिशियल ऑफिसर्स का हाल कर दिया गया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ये समझेंगे पेन छोड़ हड़ताल पे से 2 थे ही कोई नहीं, 3 ने जो है वो अर्जेंट मैटर सुने, बाकी केसेस ही नहीं सुने। सो ऐसी सूरत हाल की जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। बट इवन एंड अदरवाइज हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हमने तो कानून के दरवाजे खटखटाने हैं ना। हमारी तो जंग ये है कि रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, टाइम की भी शॉर्टेज भी है, आपका पॉइंट भी आ गया। राना साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। नहीं, मैं दूसरी चीज इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि हम तो अदालतों के पाबंद हैं और अदालतों के अहकामात माने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप तारीख निकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुलाकातें खान साहब की हो रही हैं और होती रहेंगी, कोई उसमें कदगन नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक बुनियादी बात बता दी जिसपे हम स्टैंड ले रहे हैं, और वो सिंपल सी बात है, एक जेल जो 14 साल की सजा काट रहा है करप्शन पे, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर डिक्टेशन अपनी जमात को दे कि ये कर लें वो कर लें और पोलराइजेशन का माहौल बनाए, तो इसको हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन जो मुलाकातों के हवाले से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया बुखारी साहब ने, वो तो मैंने बताया कि हम अदालत के पाबंद हैं और मुलाकातें उनकी हो रही हैं, और उनको सब वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब वो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो लीगल फ्रेमवर्क में बी क्लास जेल। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। यानी आपका ये पॉइंट है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई जो गिले कर रहे हैं वो बेबुनियाद आप उनको करार दे रहे हैं। ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की दस्याबी का मामला, उस पर एक और खत उन्होंने लिखा, और राना एहसान साहब ये फरमा रहे थे कि जो दावे या जो शिकायत कर रहे हैं वो तमाम शिकायत जो है वो बेबुनियाद हैं। तो इससे पहले हम अली बुखारी साहब, आपका मौक़िफ़ इस पर रह गया था और आपने भी जवाब मुलाहिजा किया था राना एहसान साहब का, या रिस्पॉन्ड करना चाहें आप? तो देखिए यार, बात बड़ी सिंपल सी है। खान साहब अगर जेल में कैद हैं और कैदी हैं आपकी नजर में, तो उन्होंने कम से कम उनको वो सहूलियात तो देनी चाहिए ना जो एक ऑर्डिनरी कैदियों को होती है। उनकी मुलाकात फैमिली से, उनकी मुलाकात अपने अजीज़ो कारब से, अपने बच्चों से बात, अपने टॉप लीडरशिप जो है उनसे मुलाकात, वुकला से रसाई, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और नेचुरल जस्टिस है यार। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि अंदर से ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, अंदर से वो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। तो यार, पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर तो वो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। 17 सीटों का बंदा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और आप अपनी बात की खुद कहते नहीं और नफी भी करते हैं।
आपका पीडीएम की गवर्नमेंट थी और ये जो अभी वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, ये एक हफ्ते में 2-2 चक्कर लगाते थे, अलॉन्ग विद कैबिनेट जाके नवाज शरीफ साहब से पूछ के आते थे। नंबर 2, आपने कहा जी रिकॉर्ड मुलाजा करें, बिल्कुल जी, कोट लखपत का रिकॉर्ड लेकर आए, मियां नवाज शरीफ साहब का देखें कि उनका खाना कहां से आता था, उनके पास कितना बड़ा एरिया था, उनका सिटिंग रूम कैसा था, उनका लिविंग रूम कैसा था, मुआवजा करें। नंबर 3, हमने एक एप्लीकेशन दी कंटेम्प्ट की कि जी ये कोर्ट ऑर्डर है, बार बार ये कोर्ट कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर, वहां का जेल सुप्रिंटेंडेंट के बाहर एक स्पाई खड़ा होता है गेट पे, गेट नंबर 5 उठा के परे फेंक देता है, कहता जय जी नहीं करता जो करना कर रहे। एक्चुअली तो ये उसके ऊपर कोर्ट ने एक कमीशन मुकर्रर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, कमीशन मुकर्रर किया और रैंडमली कोर्ट के अंदर बैठे हुए 2 लड़के, एक खातून वकील और एक लड़का, कोई भी था, उनको कहा बेटा आप उठ के अंदर आ जाए, आप जाए और जाके मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएं हर मुलाकात में। 6 दफा वो गए, उन्होंने आगे कहा सर हमें तो गेट से अंदर कोई नहीं जाने देता। तो यार ये तो आपका एटीट्यूड है, ये तो आपकी प्रैक्टिकल बात है जो आप कह रहे हैं। अब बात ये है जो आपने लोगों ने किया, अब बात है कि ऐसी सूरत हाल में हम खत भी ना लिखें, क्यों? आपको अगर इतना शौक है, आप प्रोग्राम हेड कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ये आपको भेज दें कहीं, जाए जाके देखें सहूलियात क्या है। यार हम तो ओपन हार्टेड बैठे हुए हैं लोग, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, इंसाफ है, किसी XYZ को भेज दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। भाई आपके जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए थे, वो 4 हफ्ते इलाज के लिए गए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पंजाब। ठीक है बुखारी साहब, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, आपका पॉइंट आ गया, आपने बड़ा क्लैरिटी से बता भी दिया, और मैं यकीनी तौर पर इसको सेकंड भी करूंगा कि कोई नुमाइंदा वहां पे चला जाए, मीडिया को इजाजत दे दी जाए ताकि चीजें जो है वो वाजे हो जाएं। राना साहब, एक और बड़ा अहम मामला है मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि एक तो पंजाब में सूरत हाल क्या है, और अब पंजाब से जो सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल है, वो बढ़ रही सिंध की जानिब। तो विफाकी हुकूमत किस तरह से सपोर्ट कर रही है सिंध के मामला को, और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है सारी सूरत हाल को? देखिए, वफाकी हुकूमत तो हर सूबे के साथ राब्ते में है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी है, वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ लाइजॉन रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर अफवाज पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट कहीं समझी जाती है कि जिसकी जरूरत है, तो उनको डिप्यूट किया जा रहा है। और जहां भी जो NDMA का मैंडेट है, उसके अंदर सूबों को पूरा भरपूर ताउन किया जा रहा है। उसके अलावा अभी आपको पता है कि ज़राई इमरजेंसी लग गई है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत जो है लॉसेस का तयन लगा रही है, जिसके बाद फिर वो मिलकर सूबों के साथ स्ट्रैटेजी बनाएगी कि कैसे। अच्छा राना खान साहब, एक तो ज़राई इमरजेंसी की आपने बात की, आज फिर जो सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील मेमन, वो ये मुतालबा करते नजर आए कि ज़राई इमरजेंसी अनाउंस की जाए, कि गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस की थी। तो इस मुतालबे को दोहराने की वजह क्या समझते हैं? और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और मुतालबा ये कर रही है कि जो आलमी इदारे हैं उनसे मदद की अपील की जाए, तो उस बारे में क्यों नहीं सोच रही हुकूमत? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सूबों के पास इतने वसाइल हैं, वफाक के पास इतने वसाइल हैं कि वो इस मामले को खुद डील करें। और देखिए, जो तारीख आपको ये बताती है कि जो सिस्टम है कि जब आप आलमी अदारों जिस तरह यूनाइटेड नेशन है उससे इमदाद की अपील करते हैं, तो वो फिर और दीगर मुल्कों से इमदाद मांगती है कि इस मुल्क को इमदाद चाहिए, और वो उस तारीख में जो इमदाद होती है $100 मिलियन होते हैं, या आप कह लें कि 30-40 अरब रुपए। तो क्या हमें 30-40 अरब रुपए लेने के लिए पूरे मुल्क में ढंडोरा पीटना चाहिए कि हमें इमदाद की जरूरत है? जबकि ये तारीखी बात है कि इमदाद इतनी ज्यादा नहीं यूनाइटेड नेशंस फ्लड अफेक्टीज के लिए वो प्रोवाइड। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ही कह रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हैं यकीनी तौर पर वो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद राना एहसान साहब और बुखारी। ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।